बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारा जो सेशन चल रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर अपन जो तैयारी कर रहे हैं उसमें तैयारी रीट एग्ज़ाम की तैयारी जीत के साथ टीचिंग मेथड का सारी अपन हैंड रिटन नोट्स से कंप्लीट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर कंप्लीट होंगे। इससे पहले अपन ने 3 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, अगर उन्हें आपने नहीं देखा है तो उसे भी कंप्लीट करें। मैं चंदा डांगी आपके साथ रीट एग्ज़ाम को लेकर जय श्री कृष्णा राधे राधे के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन की। सिलेबस देख रहे हैं शिक्षण विधियों के अपन यूनिट ये वाली भाषा शिक्षण और भाषाई कौशल और भाषा शिक्षण मूल्यांकन, इन तीनों यूनिट को अपन पूरा विस्तार से हैंड रिटन नोट से कंप्लीट करेंगे और एंड में इससे संबंधित आए हुए सारे क्वेश्चन का अपन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा से संबंधित होने वाला है। आज हम भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले इस सेशन को शुरू करें उससे पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने विधि पढ़ ली है, विधि के साथ कौशल पढ़ लिया है। कौशल में अपन ने सूक्ष्म कौशल को कंप्लीट कर चुके हैं। सूक्ष्म कौशल के साथ साथ इसके साथ अपन ने कंप्लीट किया है इससे संबंधित सारे जो कौशल थे, जैसे प्रस्तावना हो गया, प्रश्नोत्तर हो गया, शामपट हो गया, ये सारे कौशल अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं इसके साथ, इसके बाद अपन ने कंप्लीट किया था अधिगम के जो कौशल थे। क्या कंप्लीट किए थे? अधिगम के कौशल, जिसमें सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सारे अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो सुनना, सबपल, मौर्य मॉन्टेंसरी के अनुसार कौन सा होता है, ये सारी चर्चाएं अपन अब तक इस सेशन में अपन कर चुके हैं। अब अपन जो बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। भाषा को शिक्षण से संबंधित यहाँ से परिभाषाओं से भी संबंधित प्रश्न L1 हो या L1 हो या फिर L2, इन दोनों में आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट डी, यानी कि अभी तक अपन ने A, B और C सेक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अपना डी पार्ट चल रहा है भाषा शिक्षण। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें भाषा क्या है। भाषा क्या है? सबसे पहले ये भाषा जो बना है शब्द वो भाष धातु से बना है। भाष धातु से डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले भाषा किस धातु का शब्द से बना हुआ है, तो भाष धातु से बना हुआ है। तो भाषा परिभाषा की देखते हैं अपन। भाषा भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है विचारों का आदान प्रदान, अर्थात विचारों का विनिमय का साधन भाषा है। बिना भाषा के किसी भी विचार का आदान प्रदान होना संभव नहीं है। तो जो मेन जो मोटिव है भाषा का, जो अर्थ है अपने विचारों को प्रदान करना और आदान करना, यानी कि अपने विचारों का लेना देना, ये सारे कार्य अपन भाषा के माध्यम से करते हैं। अब अपन देखते हैं रीट एग्जाम में इससे संबंधित हमारा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या होगा, आपको एक परिभाषा दे दी जाएगी और उससे संबंधित क्या पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से किसने इस परिभाषा को दिया है। तो इन परिभाषाओं को याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी अपन साथ में देखते चलेंगे और साथ में ये कोशिश करेंगे कि इसी नोट्स में अभी इसी समय आपको ये चीज़ें याद हो जाए। तो सबसे पहले अपन बात करें, एक परिभाषा है अपनी, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है स्वीट महोदय। कौन सा स्वीट महोदय? इनकी क्या परिभाषा है, पहले तो इनकी परिभाषा देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा कीवर्ड पकड़ना है, स्वीट महोदय का कीवर्ड पकड़ना है द्वंद्वात्मक। क्या पढ़ोगे? द्वंद्वात्मक। स्वीट यानी आप कोई मिठाई खाते हो तो एकदम कैसा लगता है, अच्छी सी ध्वनि आती है, आहा क्या मज़ा आ गया, आज तो गुलाब जामुन खाकर, कुछ भी खाकर तो आपकी क्या आवाज़ आई, धन्वात्मक आती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना। स्वीट में क्या आएगा आपका कीवर्ड, धन्वात्मक शब्दों का द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है, भाषा। अब बात करें सीताराम चतुर्वेदी, दूसरी परिभाषा इंपॉर्टेंट, ये सारी एग्जाम में आई हुई है इसीलिए मैंने यहाँ पर संकलित की है ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े। सीताराम चतुर्वेदी, भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। यदि भाषा नहीं होती तो ये पूरा संसार क्या होता, गूंगा होता। यहाँ पर न तो कोई बोलता न कोई सुनता, बोलता नहीं तो सुनता कौन, तो ये पूरी क्या बन जाती, गूंगों का विराट। तो इसका कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। यदि अपन सीताराम नाम जपेंगे नहीं तो ऐसा लगेगा कि अपन गूंगे, इससे अच्छा सीताराम नाम अगर अपन नहीं जपते तो इससे अच्छा अपन गूंगे होते। तो ध्यान रखना है आपको, सीताराम गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया, ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें सुमित्रा नंदन पंत की।
सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के बहुत ही अपना योगदान दिया इन्होंने। तो बात करें भाषा संसार का नादमय स्वरूप है। नादमय यानी गुंजयमान होता है, कोई भी चीज़ नादमय होती है। तो ध्वनिमय संगीत है और ये हृदय के तंत्र की जनकार है। भाषा क्या है? हृदय की तंत्र की क्या है? जनकार है, जिसके स्वर से अभिव्यक्ति होती है। आपको ध्यान में रखना है जो हिंदी के ये साहित्य है सबसे जनकार है, यानी कि अपने जीवन में बहुत ही इन्होंने साहित्य में योगदान देकर अपने जनकार प्रस्तुत किए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्वीट यानी धनवात्मक, सीताराम मतलब गूंगों की विराट बस्ती, सुमित्रानंदन पंत मतलब जनकार। तो यहाँ पर 3 परिभाषाएं तो आपको याद हो ही गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा की। नेक्स्ट जो परिभाषा आती है वो इम्पोर्टेंट लिख रखी है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में मैक्सिमम पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है, भोलेनाथ जी हैं, उन्होंने 2 परिभाषाएं दी है अपनी। इन परिभाषाओं को पहले देख लेते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है भोलेनाथ से सीधा आपको ये कीवर्ड पकड़ो, यादृच्छिक ध्वनि। भोलेनाथ के जो डमरू है उससे जो आवाज़ आती है वो एकदम यादृच्छिक ध्वनि आती है। तो आपको ध्यान में रखना है भोलेनाथ तिवारी के जो परिभाषा में वो कीवर्ड कौन सा याद रखना आपको? यादृच्छिक ध्वनि। अब बात करें दूसरी परिभाषा की। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि है, समिष्ट है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो आपको सार्थक ध्वनि आपको कीवर्ड याद रखना है। जो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया उससे यादृच्छिक ध्वनि निकलती है और वही हमारे जीवन में क्या है? सार्थक ध्वनि है। तो दोनों परिभाषाएं आपको निश्चित तौर पर याद हो गई होगी। 4 परिभाषा अपन ने यहाँ देख लिए। अब अपन 3 परिभाषाएं और अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। कोचे से आप याद रखो कोच। क्या याद रखोगे कि कोच का कार्य क्या होता है? संगठित करना, टीम क्या करना? संगठित करना। अब इसकी परिभाषा भी अपन समझ लेते हैं। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सम्मिलित ध्वनियों का संगठन है। क्या है? संगठन है। और बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं? मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा है। बाबूराम जी अपने सिंपल साधारण जैसे भाषा की क्या होती है? विचारों का आदान प्रदान जो मुख्य परिभाषा होती है उन्हीं को बता देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है विचारों को आदान प्रदान की बात किसने की है? बाबूराम सक्सेना ने। और बात करें प्लेटो की। प्लेटो का हमारे जीवन में शिक्षण व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे बाल विकास हो चाहे टीचिंग मेथड हो, उनमें सब में प्लेटो ने अपने जो विचार दी हैं एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक माने जाते हैं। अपन बात करें विचार आत्मा की, यानी कि प्लेटो सीधा दार्शनिक है तो ये आत्मा की बात करेगा। क्या बात करेगा? आत्मा की। आत्मा के मुख अध्वनात्मक बातचीत है वह यह सब धन्वात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। एक तो सबसे पहले प्लेटो अपने क्या है? दार्शनिक है। दार्शनिक सबसे ज़्यादा किसकी बात करते हैं? आत्मा की बात करते हैं। और आत्मा से बात करते हुए वो धीरे धीरे अपने बाहर को आते हैं, यानी कि होठों पर प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर 7 परिभाषाएं आपको याद हो ही गई होगी। कीवर्ड को लिख लें, इन परिभाषाओं को भी भले लिख दें। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए, इससे संबंधित ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए, आप लिखना मेहनत नहीं करना चाहते, समय कम है, तो आप क्या करोगे? मैं इस कमेंट या लिंक आपको व्हाट्सएप लिंक ऐड कर दूंगी। ये पूरा सेशन होने के बाद पूरी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब बात करें अपन भाषा की प्रकृति के बारे में। डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है इसमें सीधा क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से भाषा की प्रकृति नहीं है। तो अपन को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है, ये जन्मजात नहीं होती है। तो भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा प्रेतक संपत्ति नहीं है। बिल्कुल सही बात है। भाषा अनुकरण जन्य। भाषा को अपन क्या करते हैं? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे जो कोई छोटा बालक है उसके सामने अपन बार बार बोलते हैं माँ बोल, पापा बोल, धीरे धीरे वो क्या करता है? सुनता है, फिर वो सुनकर उसको क्या करता है? अभ्यास कर कर अनुकरण कर कर उससे बोलना प्रारंभ कर देता है। तो क्या है? अनुकरण जन्य है। भाषा परंपरागत है, अर्थात व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी कि है आप उसे अर्जित कर सकते हो। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो संस्कृत की, उसे ऐसा नहीं कि आप अपने मन से ही कोई बता दोगे।
आप क्या करते हो, अर्जन करते हो यानी प्राप्त करते हो। भाषा चिर परिवर्तनशील है, समय परिस्थिति के अनुसार ये लैंग्वेज चेंज होती रहती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, तो वर्तमान में कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। अभी वर्णमाला में टोटल कितने शब्द हैं, अभी कुछ बदलाव हुआ है तो आप मुझे बताइए वो बदलाव क्या हुआ है और कितने अभी वर्णमाला में ऐड हुए हैं शब्द। अभी न्यू अपडेट आया है इसमें, मैंने शॉर्ट्स रील भी शायद डाल कर इसका बताया था। प्रत्येक भाषा का एक मानक स्वरूप है, यानी कि मैं यदि मानक स्वरूप मतलब जैसे क बोल रही हूँ तो इसका एक मानक स्वरूप भी है, यानी कि इसका एक व्यवस्थित क्रम है, चिन्ह है, उसी के माध्यम से तो पहचान हो रही है कि ये कौन सी भाषा है। तो इसका क्या होता है, एक मानक स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में कोई कोई भाषा बोली जाती है। जैसे मेरे यहाँ पर क्षेत्र में उदयपुर में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। क्या भाषा बोली जाती है, जो हमारी मातृभाषा है वो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में कोई न कोई भाषा बोली जाती है। आप कमेंट करके बताइए आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब कहाँ थे अपन, ये भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। अब यहाँ पर एक जो भाषा की जो सीखने की प्रकृति है वो कैसी होगी, सबसे पहले अगर आप अभी आपने हिंदी लैंग्वेज ले रखी है फर्स्ट लैंग्वेज में, और सेकंड लैंग्वेज यदि आपने संस्कृत या फिर इंग्लिश ली है, और इंग्लिश इन दोनों में से यदि आपको शुरू में आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, इसमें कोई टेंस सीख रहे हो, इसमें कोई धातु रूप सीख रहे हो, तो प्रारंभ में आपको क्या लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, और धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होती है, भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। भाषा हमेशा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है, अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर से बढ़ती है। ये सारे क्या है, शिक्षण सूत्र है। क्या है, शिक्षण सूत्र। अब अपन बात करें भाषा कितने प्रकार की होती है, तो अपन मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, भाषा एक तो होती है अपनी मातृभाषा, दूसरी राजभाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा, और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इनमें हल्का सा भेद है, वर्तमान में हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब हिंदी है जो हमारी क्या है, राजभाषा। क्या है, राजभाषा। यहाँ पर अपन मातृभाषा से संबंधित देखते हैं, बालक जन्म लेते ही माँ के मुख से जो भाषा सुनता है उसे मातृभाषा कहते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपकी मातृभाषा कौन सी है। अब अपन बात करें राजभाषा की। राजभाषा किसे कहेंगे, जिसमें क्या है होगा, सारा जो उस देश का या उस राज्य का जो सारी शिक्षा व्यवस्था हो गई, प्रशासन हो गया, न्याय की भाषा होगी, वो क्या होगी, उस भाषा में होगी, तो उसे राजभाषा कहते हैं। अपने यहाँ की जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है, क्योंकि हिंदी का क्या होता है, हमारे शिक्षा प्रशासन न्याय सभी में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। राजभाषा का संविधान में उल्लेख होना चाहिए। आप मुझे बताइए अपने संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अपनी जो हिंदी भाषा है वो भाग 17 अनुच्छेद 343 क में है, और 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाना शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो 14 सितंबर को। अब इधर बात करें राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे, जिस भाषा को राष्ट्र बहुसंख्यक वर्ग बोलता है या समझता है। 10 ऐसे राज्य जहाँ की राजभाषा क्या है, अपनी हिंदी है, और द्वितीय भाषा जिसमें हिंदी। 3 ऐसे राज्य जहाँ पर सेकंड लैंग्वेज है, जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया। गुजरात में फर्स्ट लैंग्वेज तो उनकी गुजराती हो गई, सेकंड लैंग्वेज जो उसकी उनकी है वो कौन सी है, हिंदी है। और इसी के साथ अपन बात करें केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, इन दोनों जगह पर सेकंड लैंग्वेज अपनी हिंदी है। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं कम है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, जिसमें अपन अन्य राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से क्या करते हैं, किस लैंग्वेज में अपन बात करते हैं। तो सभी जगह कौन सी भाषा चलती है, अपनी अंग्रेजी भाषा चलती है। अब इसके सिद्धांत भी अपन देख लेते हैं। भाषा सीखने के स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, व्यक्तित्वहीनता का सिद्धांत, रुचियों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत,
बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। अब इसमें कौन कौन से शिक्षण सूत्र अपने यूज हो रहे हैं? सबसे पहले देखें अपन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, निकट से दूर की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। इनको अपन डिटेल से बाद में देखेंगे सारे शिक्षण सूत्र को। अभी केवल भाषा के रूप में अपन ने यहाँ पर इसको समझा है। तो अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें अपन देखेंगे भाषा शिक्षण के कौन कौन से रूप होते हैं, पद्य, गद्य, व्याकरण, रचना, इनसे संबंधित अपन सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे।